ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से विलयन होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं और उनके क्या गुणधर्म होते हैं और विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो मिश्रण है उसके जो घटक हैं उनको अलग अलग कैसे किया जाए। ऐसा हम क्यों करते हैं कि मिश्रण के घटकों को पृथक करें, ताकि हम मिश्रण में जो घटक हैं उसके जो भाग हैं उसको अलग अलग करके उसके गुणधर्मों के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकें, अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो हमने मिश्रण कितने प्रकार के पढ़े थे? समांगी और विषमांगी। और हम अब उनके घटकों को अलग करेंगे उसी हिसाब से जिस हिसाब से मिश्रण होगा। ठीक है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। विषमांगी मिश्रण कैसे? जैसे मान लीजिए आपने नमकीन का कुछ बना लिया, चिवड़ा टाइप का, तो वो एक विषमांगी मिश्रण ही तो है। ठोस का इस बार हमने उदाहरण लिया है। तो अगर लाई में आपने नमकीन मिला दी है, मूंगफली मिला दी है, फिर उसको चुन चुन के अलग कर सकते हैं। ये भौतिक तरीका है मिश्रण को अलग करने का। ठीक है। अब उसी तरह से हम ये देखते हैं कि जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए, तो वो हमारी सारी तकनीकी कैसी होती है? भौतिक तरीका है। ठीक है। अब यहाँ हम थोड़ा सा रासायनिक तरीकों की तरफ बढ़ेंगे। रंग वाले घटक यानी डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं? इसके लिए देखिए, डाई को हम कैसे पृथक करते हैं। एक बीकर ले लेते हैं, डायरेक्ट नहीं गर्म कर रहे हैं, एक बीकर लेके उसमें पानी रख दिया और इसको हीट दे रहे हैं। इसकी वाष्प से जो हीट यहाँ पर इसको ढक दिया है हमने फ्लास्क से, और इसके ऊपर हमने डाई रखी है, अपनी स्याही रखी है, और वो जब गर्म होता है तब वाष्पित होकर यहाँ डाई अलग हो जाता है और जो उसका विलयन है वो वाष्पित हो जाता है। ठीक है। हम पाते हैं कि स्याही जल के रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पृथक पदार्थ को वाष्पीकरण विधि के, अब इस विधि को हम क्या कह रहे हैं? वाष्पीकरण, क्योंकि जो इसमें विलायक है वो वाष्पित हो रहा है और जो विलेय है वो प्रेसिपिटेट के रूप में यहाँ इकट्ठा हो जा रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं दूध से क्रीम को पृथक कैसे करते हैं। दूध को हमने इसके पहले ही पढ़ा था कि दूध हमारा कैसा है? कोलाइडल सोल्यूशन है ना। तो कोलाइडल सोल्यूशन को हम एक विशेष विधि से पृथक करते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था। उसको हम क्या करते हैं? कहते हैं अपकेंद्रीकरण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि बीच में सेंटर होता है, उसके चारों तरफ ऐसे लगा होता है पात्र, जिसमें हम अपना द्रव भरेंगे और उसके बाद उसको हम रोटेट करेंगे। यहाँ हैंडल लगा से रोटेशन कर देंगे तो बहुत तेजी से रोटेट होने लगता है, बहुत तेजी से रोटेट होने लगता है। और जो भारी वाले कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो हल्के वाले कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जो भारी होगा वो सेंटर में आ जाएगा, वो तो ज्यादा तेज से घूम नहीं पाएगा, तो वो धीरे 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 इकट्ठा होता जाएगा, क्योंकि वो भारी है। भारी शरीर के लोग क्या तेज भाग पाते हैं? क्या नहीं। और जो हल्के होते हैं वो जल्दी जल्दी भागते रहते हैं, वो तो नीचे रहेंगे। ठीक है। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, और लेकिन क्या होता है, इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है, जो कि ये हमने बताया। आपने घर में अपने देखा होगा कि मक्खन निकाला जाता है दूध में से, तो क्या होता है, जब मथते हैं तो मक्खन क्या होते हैं? भारी कण होते हैं, वो ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, और जो दूध का लिक्विड पोर्शन होता है वो हल्का होता है, वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर से मक्खन निकाल लिया जाता है। अब इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच करने के लिए, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों को निचोड़ने के लिए, ड्राई करने के लिए। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? अब दो अघुलनशील हैं जो आपस में घुल नहीं रहे हैं, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना है? अब जब वो आपस में घुले ही नहीं है तो उन्हें आसानी से हम पृथक कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है, हमने जल में मिट्टी का तेल मिलाया है। मिट्टी का तेल हो या कोई भी तेल हो, वो जल में घुलता नहीं है ना। तो जब जल में घुलता नहीं है तो फिर होता क्या है कि हम एक ऐसा ही यंत्र बना लेते हैं, उसमें स्थिर होने दे रहे हैं हम जल को, हाँ, और तेल को स्थिर होने दे रहे हैं। तो तेल क्योंकि हल्का है जल से, तो वो जल के ऊपर तैरने लगता है और जल नीचे बैठ जाता है। फिर यहाँ पर कॉर्क लगी, इसको खोल लीजिए, स्टॉप वॉच है और स्टॉप कॉर्क है, जिसको खोल लीजिए तो जल नीचे निकल जाएगा, और जैसे ही तेल की लेयर आएगी हम इसको बंद कर देंगे, तो तेल और जल अलग अलग हो गया। अब इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है? तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है, जो गंदगी होती है ऊपर आ जाती है उसको हटा लिया जाता है उस लेयर को,
और जो लोहे का पिघला हुआ भाग होता है वो नीचे होता है, उसको यूज कर लेते हैं। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में इकट्ठा हो जाते हैं। जो जितना हल्का भारी होता है उसकी वैसे वैसे लेयर बन जाती है। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं? हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कपूर होता है वो ऐसे ही आप ठोस अवस्था में रहता है, हवा में कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए तो उड़ जाता है, यानी ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया, इसको ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं, ठोस से सीधा गैस में बदलना। अब यहाँ हमने नमक में कपूर मिला दिया है। नमक में अगर हम कपूर मिला देंगे तो फिर उसको हमने हल्का सा हीट दिया, हाँ, एक पात्र में ले लिया है, उसको हल्का सा हीट दे दिया। हीट देने पे क्या होगा कि जो नमक होगा वो तो नहीं गर्म होके उड़ेगा, लेकिन कपूर जो है वो उड़ जाएगा। अब इसको कवर इसलिए किए हैं कि वो हम यहाँ पर इकट्ठा कर सके कपूर, है ना। तो फिर ऊपर कपूर उड़ गया और नमक अलग हो गया। इस तरीके से कर देंगे। इस तरह ऊर्ध्वपातन की जो एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन या एंथ्रेसीन, इन सब को ऐसे ही पृथक कर सकते हैं इसी विधि से। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? जो काली स्याही है उसमें जो डाई है वो एक ही रंग है? नहीं, उसमें भी कई रंग होते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहे हैं। आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट ये दिया हुआ है। छानक पत्र की एक पतली परत लें, इसके किनारे, निचले किनारे पर 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। जैसे ये पत्र लिया है, इसमें थोड़ा ऊपर आप एक लाइन बना लो, फिर उसको इंक में डुबो दो। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इस पेपर पे इंक चढ़ना शुरू हो जाएगी और जिस जिसका जो कलर होगा उनकी अलग अलग लेयर बनती चली जाएगी अपने अपने घनत्व के अनुसार, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक, इसको अलग अलग लेयर बनती जाती है। इससे हमें पता चलता है कि इसमें अलग अलग कलर्स हैं। इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाई को पृथक्करण, इस विधि को हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में और डाई विलेय के रूप में है ना। जो जल है उसमें डाई घुली हुई है। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्या कहते हैं? क्रोमैटोग्राफी। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग, है ना। क्रोमा का रंग, क्रोमा मतलब रंग और ग्राफी मतलब उसको नापना। ठीक है, तो इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने के लिए प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे क्रोमैटोग्राफी नाम दे दिया गया। हालांकि अब इसका उपयोग और कहाँ कहाँ होता है? तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमैटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिसके बारे में हम आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। और नॉर्मली इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट पृथक करने में, है ना, जो प्राकृतिक रंग हैं उसमें से अलग अलग कलर निकालने में, रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने में। ये क्रोमैटोग्राफी के यूजेस हैं। अगला क्या है? 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? तो ये अघुलनशील थे, अब घुलनशील है, उसमें घुल गए हैं अच्छे से, तो उन्हें हम कैसे अलग करेंगे? यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आसवन विधि से अलग करते हैं। आसवन विधि में हमने ये लिया है कि जल और एसीटोन को मिला लिया है, बहुत अच्छे से ये लोग घुल गए। अब इसमें क्या करेंगे? हम अलग अलग क्वथनांक, यानी क्वथनांक क्या था? जिस वो टेम्परेचर, वो पॉइंट जिस पे कोई विलयन या कोई द्रव, विलयन नहीं, कोई द्रव उबलने लगता है। तो जल का जो क्वथनांक है यहाँ पर वो एसीटोन से अलग है। तो इसमें क्या करते हैं इस विधि में कि जो लिक्विड है, जो सोल्यूशन है हमारा, उसको हीट देते हैं क्वथनांक तक, उस लेवल तक हीट देते हैं। इसमें थर्मामीटर लगा है, उससे आप देख सकते हो। तो 100 डिग्री, अब दोनों क्या होते हैं? वाष्पित होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर हमने एक ट्यूब लगा दी है। वो वाष्पित होने के बाद वो वाष्प इस ट्यूब से आती है बाहर, तो जो जल है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है और जो एसीटोन है उसके क्वथनांक में अंतर है, तो वो संघनित होके हमें यहाँ इस बीकर में मिल जाता है। तो इस तरह से जब 2 घुलनशील द्रव होते हैं तो उन्हें हम आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। अब आसवन विधि इसको कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, यानी कि अलग अलग नहीं हो, टूटते नहीं है,
जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है ना। जैसे वाटर का क्वथनांक 100 है और एसीटोन का बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा है, तो 100 तक पहुंचते ही वाटर क्या हुआ, वाष्पित होने लगा, वाष्पित होकर उड़ गया, और जो एसीटोन था वो नली से संघनित होकर एक बीकर में हमने अलग इकट्ठा कर लिया। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आश्वन विधि का प्रयोग करते हैं। इसी का दूसरा उदाहरण है आश्वन का प्रभाजी आश्वन, जहां अंतर कम होता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आश्वन विधि से समान होता है, केवल एक फ्लास्क जो कि अलग होता है। क्योंकि इसमें क्या है, टेम्परेचर में अंतर, क्वथनांक में अंतर कम है। तो अब देखते हैं कि क्या अंतर है। यहाँ पर एक हमने जो अलग से प्रभाजी आसवन में एक अलग से उपकरण लगा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये यहाँ से आसवन होने के बाद जब निकलता है तो इसमें यहाँ पर संघनन शुरू हो जाता है, और फिर जो शुद्ध जल होता, जो शुद्ध द्रव होता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु से गैस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु में बहुत तरह की गैसें घुली होती हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है सारी गैसों का, है ना। तो इसको प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है। वायु को का दाब पहले घटाया जाता है और तापमान कम किया, दाब बढ़ाकर, यानी कि उसको उसके ऊपर दाब बढ़ाएंगे ताकि वो इकट्ठा हो, पूरी जगह फैली है, इसको दबा के पहले एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसका टेम्परेचर कम करते हैं। टेम्परेचर कम करेंगे तभी तो उसके गतिज, उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो कम होगी, तो कम होगी तभी तो वो पास पास आएंगे। कम करके वायु को संपीडन और ठंडा करना, पहले उसको ठंडा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो जब बहुत ज्यादा उसके ऊपर दाब बढ़ा देंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे तो द्रवित वायु, द्रवीय वायु हो जाएगी, है ना। प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करा जाता है, फिर धीरे धीरे कम किया जाता है। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण, अलग अलग टेम्परेचर, मतलब बहुत लो करने पर अलग अलग उसके अलग अलग टेम्परेचर हैं, तो उस हिसाब से अलग हो जाती है। जैसे -183 पे ऑक्सीजन, -186 पे ऑर्गन अलग हो गई, और उससे भी कम किया -196 पर तो नाइट्रोजन भी अलग हो जाती है। अब यहाँ क्या है, यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु का दाब बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीडित किया जाता है। संपीडन हमने पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि एक बड़े से जो सिलेंडर है उस पे एक दाब को बढ़ाकर गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसी को हम संपीडन कहते हैं। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक गर्म करते जाते हैं। गर्म होते 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 अलग अलग अपने क्वथनांक पे वो अलग हो जाती हैं गैसें भी। अब हमें क्या है, किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, एक हमने कंटेनर ले लिया और उसमें कोई एक कण लगा दिया तो सारे उसके जो कण होंगे वो उसके साथ आके अटैच हो जाएंगे। जैसे फिटकरी है तो यहाँ हल्का सा एक छोटा सा टुकड़ा लगाया तो ये सारे कण जो द्रव में है फिटकरी के वो सारे यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएंगे और शुद्ध रूप में सिर्फ यहाँ फिर फिटकरी के ही कण रहेंगे, तो ये शुद्ध रूप में हमें मिल गई। इसी को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। तो उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उनमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। अब क्रिस्टलीकरण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के, ये ऐसी विधियां हैं। साधारण जो वाष्पीकरण है उससे भी हम अलग कर सकते हैं, लेकिन हाँ उससे क्रिस्टलीकरण इसलिए बेहतर है क्योंकि जब ठोस विघटित होते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती है विलयन में।
तो तत्व होगा या तो यौगिक, या तो वो एक ही तत्व, जैसे गोल्ड है, गोल्ड बार है तो उसमें सब अणु जो उसके कण हैं वो गोल्ड के ही हैं। लेकिन जैसे H2O है, वाटर है, वाटर भी शुद्ध है लेकिन ये यौगिक है। ठीक, यौगिक है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अच्छा, इसमें हमें क्या, पहले हम पढ़ेंगे तत्व। तत्व क्या है? रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेन लॉयस लवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व वो होता है जिसको आप कितनी भी रासायनिक क्रियाओं से गुजारिए, वो जितने आप उसे पीसेस करेंगे वो सेम ही गुणधर्म दिखाएगा। जैसे कि इतना बड़ा गोल्ड का बार ले लेंगे तब भी उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, इतना काटेंगे तब भी, इतना काटेंगे तब भी, एक कर लेंगे तब भी। ठीक, अब क्या है, तत्व में 3 प्रकार है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, जैसे आपने धातु बहुत सारे देखे होंगे, सोना, चांदी, तांबा, है ना, वो सब धातुएं हैं और वो सब ठोस होती हैं। और अधातु क्या होती हैं? ठोस। अब यहाँ हम उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे धातु के। धातु के गुणधर्म क्या है? वो चमकीली होती हैं। आपने देखा होगा सोना, चांदी, तांबा, लोहा, उन सब में एक शाइन होती है ना। चांदी जैसे सफेद, सोने जैसे पीले रंग के होते हैं। ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए, जो कॉपर की वायर होती है वो विद्युत की सुचालक होती है ना। ये तन्य होते हैं, इनको पीट पीट के एक लंबा सा तार बना लेते हैं, है ना। और गोल्ड वगैरह है उसकी ज्वेलरी बना लेते हैं। और आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा जिसमें आप पराठा लपेट के स्कूल जाते हैं, वो। अच्छा, ये आघात वर्ध होते हैं, यानी इनको पीटा जाए तो इनका साइज बड़ा हो जाता है, चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। जब कोई लोहा है या कोई भी धातु है उस पर आप मारिए तो टन की आवाज आती है ना, वही है, प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा भी एक धातु होता है लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। अधातु क्या होती हैं? दिए गए निम्न जो ऊपर जितने गुणधर्म हैं वो नहीं पाए जाएंगे तो उन्हें अधातु कहेंगे। जैसे विभिन्न रंगों की, जैसे लकड़ी है वो अधातु है। तो लकड़ी में क्या इलेक्ट्रिसिटी बहती है? नहीं, तो यानी कि वो विद्युत की कुचालक है। वो लकड़ी धूप में रखती है, गर्म होती है? नहीं, इसका मतलब वो ताप की भी कुचालक है। विभिन्न रंग की होती है, चमकीली नहीं होगी, उसमें से आवाज नहीं आएगी, उसको पीटने पे वो बढ़ेगी भी नहीं। अब अधातु में गैसेस भी आती हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु अधातु के बीच के होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उपधातु। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें क्या होते हैं? कुछ गुण धातु के, कुछ अधातु के। कुछ कैसे कि वैसे तो ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहने देंगे लेकिन इन थोड़ा सा डराया धमकाया जाएगा, थोड़ा सा इनके साथ परिवर्तन किया जाएगा तो ये सुचालक हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और कुछ इसमें अधातु के गुण हैं। ठीक, आगे चलते हैं। यौगिक। अच्छा, हमने तत्व पढ़ लिए, अब यौगिक क्या होते हैं? जैसे मिश्रण होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला दिया तो मिश्रण बन गया, वैसे यौगिक होता है। लेकिन इनकी एक नियत अनुपात होता है और रासायनिक तौर पे ये बॉन्ड बनाते हैं ना। जैसे H2O है वो एक यौगिक। ठीक है, H2O में क्या है? एक निश्चित मात्रा में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तभी वाटर बनेगा। क्या इसका रेशियो होता है? 1:8, यानी 1 हाइड्रोजन और 8 एटम ऑक्सीजन का। ठीक, तो इसको अगर 1:8 के बजाय कोई और रेशियो होगा तो वाटर कभी नहीं बनेगा। इसलिए यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते तो हैं लेकिन एक नियत अनुपात में होते हैं और वो केमिकली उनके बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे मिश्रण और यौगिक दोनों एक जैसे हो गए लेकिन उनमें क्या अंतर होता है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। लेकिन यौगिक में क्या होता है? तत्व क्रिया करके नया यौगिक बना लेते हैं, नया कंपाउंड बना लेते हैं। हाइड्रोजन एक अलग तरह का तत्व है और ऑक्सीजन अलग, लेकिन जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो वाटर बनाते हैं जो बिल्कुल नई, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग होते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। हाँ, मिश्रण में अब शिकंजी बना रहे हो, चाय बना रहे हो तो उसमें जैसे क्वांटिटी चाहो बदल सकते हो, जितना चाहो उतना मीठा बना लो, जितना चाहो उतना फीका बना लो। लेकिन पदार्थ में संगठन हमेशा स्थायी होता है, उनका रेशियो हमेशा फिक्स होगा। अगर आप इतनी इस रेशियो में मिलाएंगे 1:8 तभी वाटर बनेगा। ठीक है। मिश्रण में
उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। जैसे कि आप मिश्रण में चीनी मिला रहे हैं तो मिश्रण जो विलयन बनेगा, मिश्रण बनेगा वो मीठा बनेगा। नमक मिला रहे हैं तो नमकीन बनेगा। नींबू मिला रहे हैं तो खट्टा बनेगा। यानी कि जो उसमें घटक मिलाए जाते हैं उसके गुणधर्म को वो दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो जलने में सहायक होती है। लेकिन जब ये दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं तो वाटर क्या होता है? जल जो होता है वो आग को बुझाने वाला होता है। यानी पूरी तरह से उसका गुणधर्म दूसरा हो जाता है, बदल जाता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है ना। जैसे नमक है तो नमक अगर जल को गर्म कर दीजिए, वाष्पित कर दीजिए तो नमक अलग हो जाएगा, है ना। लेकिन घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। H2O है, वाटर है, अगर आप इसमें विद्युत रासायनिक बल लगाएंगे या विद्युत प्रवाहित करेंगे तभी ये अपने अवयवों में टूटेंगे। इस तरह से हमने देखा मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। एक बार हम इस टेबल को देख लेते हैं, पूरे पाठ का सारांश। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने यहाँ स्टडी की, ठोस, द्रव या गैस। अब पदार्थ शुद्ध भी हो सकते हैं, अशुद्ध भी हो सकते हैं, यानी मिश्रण जिसमें कुछ मिला हो। अगर पदार्थ शुद्ध है तो उसकी 2 कैटेगरी होगी, या तो तत्व या तो यौगिक। तत्व क्या होता है? सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि अब उससे छोटा आप नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन यौगिक क्या है? नियत संघटक रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा घटक तत्वों में विघटित हो सकता है, क्योंकि उसमें यौगिक में मिला हुआ है ना किसी चीज का। जैसे CuSO4 है या H2SO4 है, तो अगर आप इसको तोड़ना चाहेंगे तो ये हाइड्रोजन, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन में टूटेगा। उदाहरण के लिए अब तत्व का उदाहरण क्या है? कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, बहुत सारे उदाहरण हैं। और यहाँ यौगिक का उदाहरण जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक इत्यादि। अच्छा, अगर मिश्रण है तो मिश्रण समांगी होगा या विषमांगी? समांगी यानी समान संघटक और विषमांगी यानी असमान। समान यानी कि समान रूप से उसमें आपके अवयव मिले होंगे, दोनों पदार्थों के जो भी पदार्थ उसमें होगा, यानी जल और नमक दोनों के समान रूप से मिल जाएंगे। असमान यानी कि रेत और पानी है तो रेत अलग से दिखाई देगी और पानी अलग से। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, जल और अल्कोहल। और असमान संघटक जैसे बालू तथा नमक, बालू नमक को मिला देंगे तो भी दिखाई देता रहेगा अलग अलग। चीनी या नमक को मिला देंगे तब भी लकड़ी, रक्त, तेल, जल में आदि। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स।